किस तरीके से भारतीय लोग जो हैं, जो भारतीय हैं, वो डेट ट्रैप में यानी कि कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो भारत में बाय नाउ पे लेटर, तुरंत लोन ऐप्स और पर्सनल लोन जैसी जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो लोगों को जो जल्दी पैसा देती हैं, किस तरीके से इससे कई लोग कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। ई रेजोल्यूशन कंसल्टेंसी के एक एक्सपर्ट पैनल ने एक सर्वे किया है और बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है, इंटरेस्टिंग नंबर्स इसमें सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार जो 85% कर्जदार हैं, वो अपनी मंथली सैलरी का 40% से ज़्यादा हिस्सा ईएमआईज में खर्च कर रहे हैं, जिससे उनके जो भी डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी निकालना मुश्किल हो रहा है। जैसे कि राशन का खर्चा हो गया, बिजली का बिल हो गया, एजुकेशन हो गई बच्चों की, हेल्थ केयर का खर्चा हो गया, ये सब पर खर्चा कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। और जिन लोगों की इनकम 35,000 रुपये से 65,000 रुपये मंथली है, उन्हें 28,000 रुपये से लेकर 52,000 रुपये तक हर महीने सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए ही निकालने पड़ रहे हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो भारतीय हैं वो कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग डेटा है जिसका जिक्र यहाँ पर करना ज़रूरी है। गोल्ड लोन में अगर हम देखें तो नवंबर 2025 तक गोल्ड लोन में उसके पिछले साल की तुलना में यानी कि नवंबर 2024 से लेकर देखें तो 125% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी गोल्ड लोन के अंदर देखने को मिली है, 125% की। और 2024 में ये जो बढ़ोतरी थी वो 77% के आसपास देखी गई थी। तो प्रवीण सर, जैसा कि नंबर्स ये सामने आ रहे हैं कि जो भारतीय हैं डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, स्थिति खतरनाक यहाँ पर ये लग रही है। इसका नतीजा क्या हो सकता है सर? ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सर्वे में आया है कि 85% जो कर्जदार हैं वो अपना 40% हिस्सा तो ईएमआई में ही पे कर रहे हैं। तो सर ये तो मतलब मुझे लगता है कि घर चलाना ही मुश्किल है, सीधे शब्दों में कहें तो क्या नतीजा इसका आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है? नहीं, ये एक चिंताजनक रिपोर्ट है और आरबीआई लगातार इस बात के लिए के जो खतरे हैं, वो अलार्मिंग सिचुएशन जी। को वो बैंकों के सामने और एनबीएफसीज को इस बात का को बताता रहता है कि आपको अपने जो पर्सनल लोन या जो अनसिक्योर्ड लोन्स के पोर्टफोलियो हैं उन पर एक बड़ी नज़र जी। रखनी है कि वहाँ किस तरह से स्लिपेज आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। अब जो इस ई रेजोल्यूशन जो कंसल्टिंग का जो सर्वे है, इनका सर्वे जून से दिसंबर के बीच में हुआ है 2025 में। जी। और लोन डिफ़ॉल्ट, चेक बाउंसिंग और जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो किस तरह से हैरेस करते हैं एक कर्जदार को, उसको लेकर उसके पूरे पहलुओं को समेटने वाला ये सर्वे है। जी। और जैसा आपने बताया कि 85% जो उधार लेने वाले लोग हैं उनका 40% से ज़्यादा हिस्सा अपनी कमाई का वो चला जाता है ईएमआईज़ को चुकाने में। अब इसमें एक बड़ा फैक्टर, एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ जो कंज्यूमरिज्म है, जो उपभोक्तावाद है, बाय नाउ पे लेटर का है, क्रेडिट कार्ड से के जरिए पैसा खर्च करने का है या पर्सनल लोन लेने का है, इनका एक बड़ा रोल यहाँ पे नज़र आता है। और ये आंकड़े भी बताते हैं, अभी मैं आंकड़ा एक देख रहा था कि पिछले 2 साल में जो पर्सनल लोन के जो पोर्टफोलियो है या आउटस्टैंडिंग पर्सनल लोन हैं, चाहे बैंक हों, चाहे एनबीएफसीज हों, चाहे फिनटेक हों, इनके आउटस्टैंडिंग पर्सनल जो लोन हैं वो 10.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के 14.5 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गए हैं। ज़्यादातर जो पर्सनल लोन कहाँ से लिए जा रहे हैं, वो फिनटेक से लिए जा रहे हैं या डिजिटल एनबीएफसीज के जरिए लिए जा रहे हैं। यानी आपके मोबाइल पे आपको कर्ज मिल रहा है। बिल्कुल। कर्ज की दरें ऊंची हैं और फिर आप मान लीजिए आपको कोई महंगा फ़ोन खरीदना है और आपने उसके लिए कि आज ले लेता हूँ, चुकाने के लिए मेरे पास 24 महीने हैं, 18 महीने हैं, और फिर आप उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी कमाई का उस फ़ोन की ईएमआई को चुकाने में, उसके साथ जुड़े हुए एडिशनल फाइनेंशियल चार्जेस हैं या फिर बाउंस अगर आपका कोई किस्त हो जाती है या आप मिनिमम बैलेंस ही अगर आप चुकाते हैं, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, आप चुका रहे हैं उससे मिनिमम बैलेंस। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है सिमरनजीत की आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 10,000 रुपये आया है और उसमें मिनिमम बैलेंस जो मिनिमम जो अमाउंट जो चुकाना है वो मान लीजिए 1,000 रुपये है,
तो लोग सोचते हैं 1000 रुपये चुकाना है, इसके बाद सिर दर्द खत्म। जी। लेकिन वो उस जो रिमेनिंग अमाउंट है 9000 रुपये का, उस पे आपका भारी भरकम ब्याज लगता है। आपका ब्याज लगता है और बिल्कुल। फिर वो आगे एक्यूमुलेट होता जाता है। ये जो एक्यूमुलेशन है यही ये बताता है कि फिर जिस व्यक्ति की सैलरी 35,000 रुपये है वो 28,000 रुपये खर्च कर रहा है ईएमआई ईएमआई के में। अंदर, बिल्कुल। नतीजा क्या हो रहा है कि आपको जो असेंशियल आइटम हैं, नेसेसिटीज़ जो हैं, घर की ग्रोसरी हो गया, चावल दाल आटा राशन हो गया, उस पे आपके पास, या एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गई, उस पे आपके पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचता है। जिसकी सैलरी 65,000 है वो 58,000 रुपये खर्च कर रहा है। 7-8 हज़ार रुपये आपको पूरे महीने में अपने बाकी के जो जरूरी खर्च हैं उसको निपटाने में जाते हैं। तो ये कुछ एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। बहुत सारा ऐसे इसमें डेटा जो दिए गए हैं वो ये बताते कि 40% जो बोरोवर्स हैं वो, उनके ऊपर जो उधारी है, एक क्रेडिट कार्ड का मान लीजिए बिल है, उसको चुकाने के लिए वो दूसरे क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं। बहुत सारे लोग 20% लोग ऐसे हैं जो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसा लेते हैं या फिर इनफॉर्मल लेंडर से पैसा लेते हैं। वहाँ आपको 2%, 4%, 5% मंथली बेसिस पे आपको ब्याज देना पड़ता है। और ये जो फिर एक डेट ट्रैप शुरू होता है, एक कर्ज का जो जाल है जो घिरता है, तो हम कई बार मामले ऐसे देखते हैं जहाँ की लोगों को एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने पड़ जाते हैं। तो कर्ज का पाइलअप इतना हो जाता है कि फिर आप उसको चुकाने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं। और बैंकों के लिहाज से संकट ये है कि अगर एक बार ये डिफ़ॉल्ट्स का किस्सा बढ़ता है तो उनके फिर एनपीएज और उनके जो बैड लोन है, जिससे बड़ी मुश्किल से बैंक जो है वो बाहर निकले, वहाँ पे फिर उनके लिए वो मुश्किल हो जाती है। जी। सपना जी। तो सर, इजी ईएमआई, इंस्टेंट लोन्स, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पर भी डेली मैसेजेस आते होंगे कि 10 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा, इतनी इजी ईएमआईज हो जाएंगी। बाय नाउ पे लेटर है, क्रेडिट कार्ड की आपने बात करी जिस पर 40%, 45% का भी ब्याज लगता है। तो क्या ये जो सुविधाएं मिल रही हैं तुरंत पैसा लेने की, ये सच में इसको सुविधाएं माने या एक तरीके का हम ट्रैप ही इसको मानकर चले, और सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है कि लोगों को इससे अलर्ट भी किया जाए, बचाया भी जाए? क्या सरकार का क्या रुख है सर इसके ऊपर? नहीं, सरकार देखिए इस मामले में क्या कर सकती है। सरकार आपको एक क्रेडिट कार्ड मान लीजिए सहूलियत के लिए मिला है। ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि जो भी आम लोग हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, कि आपके खर्च, आपकी ज़रूरत, आपकी लग्जरी, इसके बीच में एक बड़ा फ़र्क होना चाहिए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपकी लग्जरी क्या है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप उस चीज़ में पैसा खर्च कर रहे हैं। जिस फाइन डाइनिंग में आपको जाने का मन जरूर करता है, लेकिन क्या वो आपकी जेब पर लंबे वक्त का बोझ एक बन के निकल के आता है। सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। सरकार किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकती कि आप पैसा खर्च मत करो। जी। सरकार का के पास फिर ऑप्शन ये होगा कि बैंकों से ही आरबीआई ये कहे कि भाई आप क्रेडिट कार्ड बांटना बंद कर दो, पर्सनल लोन देना बंद कर दो। अगर ये बंद होते हैं तो फिर एक तो बैंकों की भारी भरकम जो कमाई है ब्याज की, जी, वो बंद हो जाएगी, बैंक मुश्किल में आ जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए एक जिम्मेदार व्यक्ति है जी, जो बहुत सोच समझ के अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है या पर्सनल लोन बहुत बेहद जरूरी परिस्थितियों में लेता है। मान लीजिए किसी को इलाज के लिए जरूरत है, वहां उसको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ रहा है या पर्सनल लोन लेना पड़ा। तो ये सहूलियतें दरअसल इन बिल्कुल जो आकस्मिक स्थितियां हैं या बेहद जरूरी जो परिस्थितियां हैं उनके लिए हैं। एक डिसिप्लिन्ड जो बोरोवर है या एक डिसिप्लिन्ड जो यूज़र है उसके लिए तो फ़ायदे की सहूलियतें हैं, लेकिन अगर जो जिसमें डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पे फिर ये, और ऐसे जो बोरोवर हैं इनके सामने यही समस्याएं हैं कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, आप अपनी ज़रूरतों और अपनी लग्जरी के बीच का फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रवीण सर, क्योंकि इस वक्त हमारे इतने सारे दर्शक, और एक और चीज़ भी है, एक माफ़ कीजिए इंटरप्ट किया मैंने, दिसंबर अंत का भी डेटा आया है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का जी, 81% के पार है, 81.75% पे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का डेटा है। यानी जो बैंक के पास 100 रुपये हैं उसमें तकरीबन 82 रुपये बैंक लोन के बांट रहे हैं। डिपॉजिट बैंकों की भी समस्या अलग है, एक बहुत तगड़ी समस्या है, और हम कई बार इस बात को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मनी सेंट्रल में भी। बैंकों के पास डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो नहीं रहा, डिपॉजिट हासिल करने में बैंक परेशान है,
क्रेडिट लेने वालों की लाइन लगी हुई है। और सरकार ने पिछले साल जब जीएसटी के 2 बड़े जी। मतलब स्लैब ही हटा दिए, बड़ी छूट दे दी, तो लोगों को और मौका मिल गया। सरकार ने भी कहा कि जमकर खरीदारी कीजिए और जीएसटी महोत्सव, जीएसटी उत्सव मनाइए। तो लोगों ने भी अंधाधुंध, अगर आप उस पीरियड के 22 सितंबर से लेके और जी। दिसंबर अंत तक के या फेस्टिव सीजन के बिल्कुल। अगर आप डेटा देखें, चाहे कार सेल्स के देख लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के बिल्कुल। देख लीजिए, वाइट गुड्स के देख लीजिए, नंबर्स जो है, या आप शादियों की खरीदारी को देख लीजिए, जी। तकरीबन अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो 5.5 लाख करोड़ रुपए बिल्कुल। 45 दिन का कारोबार पूरा शादियों जो का हुआ था। जो है वो जी। खर्चा कारोबार है। जी बिल्कुल। तो लोगों के बजट दरअसल बिगड़ गए एक वजह से, इस वजह से भी क्योंकि महंगाई भी बहुत सारी चीज़ों की बहुत ऊपर रही है। जी। अच्छा प्रवीण सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक इतने सारे देख रहे हैं कि अगर कोई भी लोन ले रहा है किसी तरीके का, मान लीजिए मैसेज आ गया कि इंस्टेंट लोन मिल जाएगा आपको, कोई लोन ले रहा है, ईएमआई बनवा रहा है, तो ईएमआई बनवाने से पहले उसको क्या ऐसे 2-3 सवाल हैं जो उसे अपने आप से पूछना चाहिए कि सच में उसे इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है? क्या वो आपको लगता है कि ये 2-3 चीज़ें होनी चाहिए जो पहले देखनी चाहिए ताकि हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ पता रहे अगर वो लोन लेने जा रहे हैं, ईएमआई अपनी बनवाने जा रहे हैं तो? नहीं, देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़, जी। और जो मैं बार बार बोलता हूँ, इम्पल्सिव बाइंग से बचने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव बाइंग मतलब आपको कोई प्रोडक्ट, किसी चीज़ का ऐड आया, किसी चीज़ पर आपको डील दिखी, बहुत डील्स आजकल आपको जो ऐप उठाकर देख लीजिए, बोले कि 100 की चीज़ है आपको 25 रुपये में मिल रही है, और वो आप साल भर बाद भी देखेंगे तब भी वो 100 की चीज़ 25 रुपये या 30 रुपये के आसपास दिखाई देगी आपको। वो डील चलती ही रहती है। लोग उस भ्रम में आ जाते हैं कि सब चीज़ थी 2500 रुपये की, मुझको मिली है सिर्फ 500 में, बिल्कुल। जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट ही 500 रुपये या 450 रुपये है। टैग देखकर कीमत का अंदाज़ा मत लगाइए कि ये जो टैग है और इस पे मुझको 70% का डिस्काउंट है और अब आपको 30 रुपये की मिल रही है 100 रुपये की चीज़। सो पहली चीज़, बहुत सतर्कता बरतिए, 2 बार सोचिए, 4 बार सोचिए कि जिस चीज़ को आप खरीदने जा रहे हैं क्या वो आपके लिए वाकई ज़रूरी है, क्या इतना डिस्काउंट या इतना उस पर इतना बड़ा ऑफर है कि उसको ले ही लेना चाहिए। अगर आप ये एक प्राइमरी क्वेश्चन को ही समझ लेंगे, उसको ले लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, तो शायद आप बच जाएंगे। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि हाँ ये मुझे मोबाइल लेना है, ज़रूरी है, और अब आपका इस के ऊपर एक कर्ज हुआ, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने उसकी ईएमआई बनवा ली, तो फिर आपको उसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। फिर आप तब तक अगले कुछ महीने तक कोई ऐसा प्रोडक्ट ना लें जो एक एडिशनल ईएमआई आपके ऊपर हो, और जो आपका फ़ोन की ईएमआई शुरू हुई है, पहली कोशिश ये कीजिए कि वो उसका उस ड्यूरेशन में उसको चुका दीजिए, जिससे कि उस पर अतिरिक्त आपको ब्याज, पेनल्टी, सरचार्ज और जितने तरीके, कभी आप अगर क्रेडिट कार्ड का बिल उठा के देखेंगे तो उसमें दुनिया भर के चार्ज होते हैं जो एक्चुअल में लोगों को पढ़ना भी नहीं आता कि उसमें क्या क्या चार्जेस ऐड ऑन कर रखे हैं। एग्जैक्टली जी। जीएसटी लग रहा है आप पे, आपकी जो किस्त छूट गई है, जो आपका एडिशनल वो है, उसके फाइनेंशियल चार्ज हैं, उस पे जीएसटी है। आपको लगता तो है कि ईएमआई हो गई और सस्ता है, बट असल में वो आपकी जेब पर कहीं ज़्यादा बड़ा बोझ बनकर सामने आता है। बिल्कुल।